जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, हम आपके लिए पॉलिटी की क्लास शुरू कर चुके हैं, जिसमें से हमने आपके लिए पहला लेक्चर भारत का संवैधानिक विकास के तहत जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उसका पहला पार्ट हम कर चुके थे। हमने बताया था कि अंग्रेज़ों ने दो तरह से भारत में शासन किया, एक कंपनी के थ्रू और एक जब ताज का शासन आया। तो कंपनी का शासन कब से कब तक चला था? कंपनी का शासन चला था 1773 से लेके 1858 तक। फिर उसके बाद शुरू होता है ताज का शासन, यानी ब्रिटिश राजशाही डायरेक्ट शासन कर रही थी भारत पर। कब से कब तक? 1858 से लेके 1947 तक। तो हमने आपको कंपनी के अंतर्गत जितने भी एक्ट आए थे हमने आपको बता दिए थे। 1773 से लेके 1858 तक कौन कौन सा एक्ट आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। फिर उसके बाद आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सीमित किया गया था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया था। 1786 का अधिनियम आया था, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की शक्तियां भी दी जाती हैं। ये दोनों शक्तियां प्राप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर चार्टर एक्ट 1793 का आया था, जिसमें क्या किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान करने का प्रावधान दिया गया था। इसके अलावा चार्टर एक्ट फिर 1813 आया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चाय और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बस बचा था। इसके अलावा चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ही ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति मिली थी। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया था। इसमें क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। पहला भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसमें जो इसके अंतर्गत पहले जो बनाए गए कानून थे, इसके पहले उन्हें नियामक कानून या रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था, और नए बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया था। और 1833 के ही चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को बंद करके इसे पूर्ण विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। फिर चार्टर एक्ट 1853 आया था। इसमें क्या किया गया था? इसमें गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। जो प्रशासनिक कार्य देखता था वो कौन देखता था? विधायी कार्य जो देखता था वो विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल देखती थी, जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहते थे। और जो प्रशासनिक यानी कार्यकारी जो काम रहता था, बनाए गए कानूनों का अनुपालन कराना, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद देखती थी। इसके अलावा 1853 के ही चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? प्रांतीय सरकारों के द्वारा स्थायी प्रतिनिधित्व 6 में से 4 सदस्यों को चुना गया था। बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों से जो केंद्रीय विधान परिषद में 6 सदस्य जोड़े गए थे, उनमें से 4 चुने गए थे बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा से। इसके अलावा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ भी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ही किया गया। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। अब हम आज देखेंगे कंपनी के जो दूसरा भाग है, ताज का शासन। ताज का शासन क्या था? ताज का शासन 1858 से 1947 तक चलता है। इसमें क्या रहता है कि 1857 की जब क्रांति होती है, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या अंग्रेज़ों के द्वारा इसे सिपाही विद्रोह कहा गया, तो ये इसके बाद क्या होता है कि जो भी है ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे समाप्त करके भारत का जो प्रशासन है डायरेक्ट किसके हाथ में चला जाता है? महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है। और क्या करते हैं ये देखिए, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के बाद इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश राजशाही या महारानी विक्टोरिया के अधीन कहें या ब्रिटिश ताज के अधीन कहें दे दिया गया।
और इस समय क्या होता है, तो इस समय क्या रहता है, भारत सरकार अधिनियम बनाया जाता है। तो इसे लॉर्ड कैनिंग पढ़ के सुनाते हैं भारत सरकार अधिनियम को, कौन कौन से इसमें जो प्रावधान रहते हैं, इसकी विशेषताएं हम बताते हैं कि भारत सरकार अधिनियम आता है सबसे पहले ताज के शासन के अंतर्गत। इसमें क्या विशेषताएं रहती हैं, इसमें विशेषताएं जो हैं, सबसे पहले भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है। महारानी विक्टोरिया के जब अधीन चला जाता है, फिर क्या होता है, यहाँ पे जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वायसराय नाम दे दिया जाता है। अब वायसराय क्या था, ये जो महारानी विक्टोरिया हैं इनका या ब्रिटिश ताज का कहा जाए वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। मतलब भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर वायसराय को नियुक्त किया जाता है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ये बनता है लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल जो था भारत का वो भी लॉर्ड कैनिंग था, तो उसी को ही भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाता है। वायसराय क्या है, वायसराय जो है भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। इसके अलावा इस एक्ट ने क्या किया, नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया और भारत में शासन की द्वैध प्रणाली इस तरीके से समाप्त हो गई। ये जो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल आए थे, ये किससे आए थे, ये हमने आपको बताया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जब कंपनी के व्यापारिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था, तब ये नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल आए थे। तो निदेशक मंडल किसे देखता था, व्यापारिक कार्यों को देखता था, और नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो देखता था कंपनी के राजनीतिक कार्यों को। तो इसे 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो जाती है। और इसकी जो विशेषताएं थीं इस अधिनियम के द्वारा, 1858 के अधिनियम के द्वारा जो विशेषताएं थीं, इसमें क्या विशेषता थी, इसमें एक नए पद का सृजन किया गया। और उस पद का किस नाम से सृजन किया गया, भारत का राज्य सचिव नाम से एक नए पद का सृजन किया गया। और इसे क्या किया गया, इसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई, कि ये भारतीय प्रशासन पर पूरी तरह इसे नियंत्रण की शक्ति दी गई। वायसराय तो था ही, वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर अलग था, लेकिन इसे जो भारत का राज्य सचिव था उसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई। निरीक्षण कर सकता था, नियंत्रण कर सकता था। ये जो था, ये सचिव जो था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। मतलब सचिव वही बनाया जाता था, भारत का राज्य सचिव, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, इसलिए वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ये रहेगा क्योंकि जब ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य तो वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रहता था। इसके अलावा इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें जो प्रावधान किया गया, इसमें भारत सचिव की परिषद के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भंग कर दिए गए तो क्या होता है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। तो ये जो 1858 का कानून जो था, इसके तहत क्या क्या विशेषताएं, हमने आपको बताया कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, भारत का वायसराय कहा गया। ये वायसराय जो था भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर कार्यरत था। और भारत का जो प्रथम वायसराय बनता है, कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड था आपका, और जो निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसको समाप्त कर दिया गया। और भारत में इस प्रकार द्वैध प्रणाली जो है शासन की समाप्त कर दी जाती है। फिर इसमें क्या और प्रावधान किया गया था, इसमें जो एक प्रावधान किया गया था, इसमें एक भारत का राज्य सचिव नाम से एक नए पद का सृजन कर दिया गया। ये जो भारत का राज्य सचिव है, ये वही व्यक्ति हो सकता था जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य भी हो। इसलिए वो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसके प्रति यानी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रहता था। और इसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई थी। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए, क्योंकि भारत सचिव अकेला काम कहाँ करेगा, तो उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था।
तो इस प्रकार कहा जा सकता है ये जो भारत सरकार अधिनियम सरकार ने बनाया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था और भारतीय इंग्लैंड में रहकर भारतीय सरकार का अधीक्षण और उनका नियंत्रण करना था। इसने भारत में जो प्रचलित शासन प्रणाली थी उसमें बहुत विशेष परिवर्तन नहीं किया। कुल मिलाकर ये जो था, कंपनी से इन्होंने पूरे शासन को अपने ब्रिटिश ताज के अंतर में, ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत ले लिया और जो भी काम थे वो ब्रिटिश संसद के प्रति उन्होंने उत्तरदायी कर दिए, भारत में होने वाले सभी काम। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्या आता है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1876। तो 1876 जो आता है उसमें क्या रहता है कि जब 1857 की जब भारत की महान क्रांति हुई थी तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार को ये महसूस होता है कि भारत में शासन चलाने के लिए कि हमें भारतीयों का सहयोग लेना भी आवश्यक है, क्योंकि भारतीय अब धीरे धीरे अपने अधिकारों की मांग करने लगे थे। तो उन्हें लगा कि भारतीयों को यदि हम शासन में शामिल कर लेंगे तो वो हमें सहयोग करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि 1857 की क्रांति के बाद इन्हें ये महसूस हुआ कि शासन चलाने के लिए भारत में भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। तो ये क्या लाते हैं? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम लाते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद से 1858 का भारत शासन अधिनियम नहीं था, वो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। उसके बाद क्या लाते हैं? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 लाते हैं। तो जो है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम की क्या विशेषताएं रहती हैं? सबसे पहले तो इसमें रहता है, क्योंकि इसमें भारतीयों को अब सहयोग लेना आवश्यक है, तो क्या करते हैं ये वायसराय जो है कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद में, मतलब ये अपनी परिषद का विस्तार करता है और इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामांकित कर सकता था, क्योंकि ये चाहते हैं कि अब भारतीय भी हमें सहयोग करें शासन चलाने में। तो इन्होंने क्या किया? वायसराय को परिषद में विस्तार कर दिया वायसराय की, और वायसराय जो है जो विस्तारित परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामांकित कर सकता था। तो जो है वायसराय ने क्या किया? अपनी परिषद में 1862 में अपनी विधान परिषद में, उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया। कौन कौन से 3 भारतीय थे? एक बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराजा थे और एक सर दिनकर राव थे। तो इन तीनों लोगों को अपनी विस्तारित परिषद में क्या किया? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर दिया। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया कि भारतीयों का शासन में सहयोग लेंगे, इस तरीके से इन्होंने दिखाया। और क्या फिर होता है, जो इन्होंने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। अभी तक आप देख रहे थे कि जो भी शक्तियाँ थीं उनका केंद्रीकरण किया जा रहा था, गवर्नर जनरल के पास अब सारी शक्तियाँ केंद्रित की जा रही थी, लेकिन यहाँ से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरू की गई। इसके तहत विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत जो 2 अदर प्रेसिडेंसी थी, मतलब भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी ना, बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो बंगाल अभी तक सेंट्रल प्रेसिडेंसी के तौर पर पूरी थी, वही कानून बना रही थी इस समय। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के हाथ से विधायी शक्तियाँ छीन ली गई थीं। वो कोई भी कानून नहीं बनाते थे, जो भी कानून बनता था बंगाल के द्वारा ही बनता था। तो इसमें क्या किया गया? जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी हैं, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधायी शक्तियाँ पुनः वापस कर दी गई। अब आप लोगों को बताया गया था कि ये जो मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायी शक्तियों को छीना गया था, किस अधिनियम के द्वारा छीना गया था? ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा छीना गया था। तो यहाँ पर जो है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत इनकी जो है विधायी शक्तियाँ लौटा दी गईं। तो अब ये कानून बना सकते थे अपनी प्रेसिडेंसी के लिए।
और फिर क्या किया जाता है, इसके जो प्रावधान और क्या किया जाता है, प्रावधान जो इसमें किए गए, और बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। मतलब जो है यहाँ पे इन्होंने प्रांतों को आंतरिक स्वायत्तता देने की कोशिश की। इसी के तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। विधान परिषदों का गठन का क्या मतलब है, अब वो लोग कानून बना सकते थे अपने अपने क्षेत्र के लिए। तो क्या था, एक तरीके से ये आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई थी प्रांतों को। इसके अलावा क्या हुआ था, इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग ने एक 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम चलाया था। जैसे आज आप देखते हैं मंत्रालय होते हैं, उनके विभाग दिए जाते हैं, उसी प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में एक पोर्टफोलियो सिस्टम चलाया था, जिसे 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत क्या कर दिया गया, इसे वैधानिकता दी गई यानी मान्यता प्रदान कर दी गई। तो ये है कि इसमें क्या होता था, जैसे आज भी आप देखते हैं कि जो कोई भी मंत्री होता है उसे एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बना दिया जाता है, 2-3 मंत्रालय एक साथ संभालने को दे दिए जाते हैं। तो उस समय भी ऐसा था कि एक ही सदस्य जो वायसराय की परिषद का एक सदस्य को एक या ज़्यादा विभाग दिए जा सकते थे और उसे काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। मतलब जो मंत्री होते हैं आजकल वो अपने मंत्रालय के लिए आदेश पारित कर सकते हैं, उस समय भी ऐसा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, लेकिन इस अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। तो ये बिल्कुल आज ही की तरह, जैसे जब संसद का सत्र नहीं चलता तब क्या रहता है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के अनुसार। उसकी भी जो अवधि होती है मात्र 6 माह की होती है। ये बिल्कुल जैसे आज है वैसे ही पहले जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो ये सब क्या था, ये 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसी को। 1861 का जब भारतीय परिषद अधिनियम आया तो उसके पहले क्या था, जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ कि शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। तो इसके तहत क्या किया गया, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया और उसमें विशेषताएं उसकी क्या थी, इसमें क्या था कि वायसराय की परिषद को विस्तारित कर दिया गया और इसमें गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर भारतीयों को जो है वायसराय नामांकित कर सकता था। तो वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। उसने 1862 में 3 लोगों को मनोनीत किया, 3 भारतीयों को मनोनीत किया। किस किस को, सर दिनकर राव को, पटियाला के महाराजा को और बनारस के राजा को। फिर क्या थी, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के तहत यहाँ पे क्या किया गया, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियाँ पुनः वापस दे दी गईं। इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्तता देने के क्रम में बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया, जिससे वो अपने क्षेत्र का कानून स्वयं बना सकते थे। पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दी गई, जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया था 1859 में। इसके अलावा वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, लेकिन इस अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे फिर आता है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो इसमें क्या रहता है, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आता है, इसके तहत कौन सी विशेषताएं रहती हैं। इसके तहत जो है क्या करते हैं ये लोग,
इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या थी उसे बढ़ाया गया। मतलब यहाँ पे क्या किया गया, और अधिक भारतीयों को शामिल किया गया। इसके लिए तो इन्होंने क्या किया केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, तो जो केंद्रीय विधान परिषद थी और प्रांतों की जो विधान परिषद थी उसमें अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई क्योंकि इन्होंने और भारतीयों को अपनी परिषद में शामिल करने का निर्णय लिया। तो गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाई गई। तो गैर सरकारी सदस्य का क्या मतलब है, यहाँ पर भारतीयों से है गैर सरकारी सदस्य का मतलब, तो भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। तो सरकारी सदस्य यहाँ पे कौन थे, ये अंग्रेज ही होते थे सरकारी सदस्य के तौर पर। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर, संख्या तो बढ़ाई गई गैर सरकारी सदस्यों की यानी भारतीयों की, लेकिन बहुमत अभी भी अंग्रेजों का ही था केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में। इसके अलावा विधान परिषदों के कार्यों में बढ़ोतरी की गई। क्या क्या कार्य दिए गए विधान परिषद को, कार्यों में बढ़ोतरी जो की गई, इसमें बजट पर बहस करने की शक्ति उन्हें दी गई और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी मतलब उन्हें ये उनके जो कार्य थे उनमें बढ़ोतरी की गई। क्या क्या, बजट पर बहस करने की शक्ति उन्हें दी गई और कार्यपालिका को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी उन्हें शक्ति दी गई। इसके अलावा नेक्स्ट पर चलते हैं, जो और प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया था, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्ति का प्रावधान था। तो मतलब केंद्रीय विधान परिषद में कौन नामांकन कर सकता था गैर सरकारी सदस्य, तो ये आपको पता ही है कि वायसराय कर सकता था। अब बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में भी वायसराय ही कर सकता था गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन। और जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें ये शक्ति जो प्रांतों के गवर्नर थे उनको दी गई। ठीक है, तो एक बार इसका फिर रिवीजन कर लेते हैं कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया। इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी यानी भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों यानी अंग्रेजों का ही था। दूसरा, बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इसके अलावा केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसमें वायसराय ही गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कर सकता था। इसके अलावा बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में भी क्या किया गया, गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कौन कर सकता था, वायसराय कर सकता था। और प्रांतीय विधान परिषदों में ये शक्ति प्रांतों के जो गवर्नर थे उन्हें दी गई। तो एक तरीके से कहा जाए कि इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि इसे चुनाव नहीं कहा जाएगा क्योंकि चुनाव कोई ऐसा थोड़ी हुआ था, ये तो वायसराय के द्वारा या गवर्नरों के द्वारा जो है नामांकित किए जाते थे सदस्य, तो इसे नामांकन प्रक्रिया कहना ज़्यादा उचित रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला जो अधिनियम आता है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बाद कौन सा आता है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, क्योंकि जब ये भारत परिषद अधिनियम 1909 आया उस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे, और जो भारत के राज्य सचिव थे वो थे लॉर्ड मार्ले। आप जानते हैं राज्य सचिव पद का सृजन कब हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था, जो भारत का राज्य सचिव नाम से पद किया गया था। तो इस समय कौन थे, लॉर्ड मार्ले थे भारत के राज्य सचिव, और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो इसकी विशेषताएं जो थीं, इसमें क्या किया गया
इसमें क्या विशेषताएं थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो सदस्यों की संख्या थी या लोगों की संख्या कह लीजिए बढ़ाई गई। इसमें क्या किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें 16 थी अभी तक संख्या, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। और प्रांतीय विधान परिषदों में जो संख्या बढ़ाई गई वो अपनी अपनी जो विधान परिषदों थी उनके हिसाब से अपनी अलग अलग संख्या को बढ़ाया गया। लेकिन जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें क्या किया गया, उसमें 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई सदस्यों की संख्या। इसके अलावा इसमें जो है इस अधिनियम के तहत यानी जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार के तहत इसमें प्रावधान क्या किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों यानी अंग्रेजों के बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत को अनुमति थी। मतलब केंद्रीय जो विधान परिषद में है अंग्रेजों ने कहा उसमें अंग्रेजी बहुमत में रहेंगे यानी सरकारी सदस्य, और लेकिन जो प्रांतीय परिषद थी उसमें उन्होंने इसकी छूट दी कि आप इसमें गैर सरकारी सदस्य यानी भारतीयों को बहुमत में रख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला जो है प्रावधान क्या था इस मार्ले मिंटो सुधार के तहत, इसमें और जो है विधान परिषद के कार्यों का दायरा और बढ़ा दिया गया। पहले क्या किया गया था, 1892 की जो भारत परिषद अधिनियम था उसके द्वारा क्या किया गया था, बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी और जो है कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। अब इसमें और बढ़ाया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की शक्ति दी गई। कार्यों को दायरा बढ़ा में क्या किया गया, अनुपूरक प्रश्नों को जो है पूछने की शक्ति यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को पूछने की शक्ति दी गई और जो है बजट पर संकल्प रखना इसकी शक्ति भी दी गई। तो याद रखिएगा दोनों स्तरों पर ये कहा गया है, मतलब केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद दोनों स्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई और बजट को संकल्प करना यानी बजट के बारे में जो है बजट जारी करने की शक्ति यहाँ पे दी गई। इसके अलावा इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें जो प्रावधान किए गए थे कि इसमें क्या किया गया कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद जो थी जिसे हम कार्यपालिका परिषद भी कह सकते हैं उसमें शामिल किया गया किसी भारतीय को। तो किस भारतीय को शामिल किया गया, इसमें जो है पहली बार वायसराय की जो कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें किसे शामिल किया गया, उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। किसके रूप में, विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। तो याद रखिएगा प्रश्न किस प्रकार बनता है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार शामिल किया गया, तो हम बताएंगे सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। तो या इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा को जो पहले भारतीय थे वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले, उन्हें कौन से सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो हम बताएंगे विधि सदस्य के रूप में। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। क्या किया गया था, जो मार्ले मिंटो सुधार था इसमें क्या किया गया था, इन्होंने मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया पृथक निर्वाचन के आधार पर। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि मुस्लिम जो सदस्यों का चुनाव है मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। उन्हें जो निर्वाचन क्षेत्र मिले उसमें जो है मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता कर सकते थे। इस नियम ने इससे क्या हुआ, इससे सांप्रदायिकता को वैधानिकता मिलती है। इन्होंने क्या किया, मार्ले मिंटो सुधार के तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो इसमें क्या हो सकता था कि जो मुस्लिम सदस्य खड़े होते थे चुनाव में उनको मुस्लिम मतदाता ही मतदान उनके लिए कर सकते थे। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दी। तो इससे क्या होता है, लॉर्ड मिंटो के समय ये, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार में ये प्रावधान किया गया था, इसलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न किस प्रकार बनेगा कि जो है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कब किया गया, तो हम बताएंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत, या कहा जाए भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ये प्रावधान किया गया।
दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा आप जान लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट फैक्ट बेस रहेगा कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो हम बताएंगे लॉर्ड मिंटो। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम का। इसमें क्या था, मार्ले मिंटो सुधार इसे कहा गया क्योंकि राज्य सचिव उस समय लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो था। तो इसमें विशेषताएं क्या थी, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में लोगों की संख्या यानी सदस्य संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधान परिषद में 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई और प्रांतीय जो विधान परिषद हैं उसमें क्या रहता है, प्रांतीय विधान परिषदों में अब उनकी विधान परिषद के हिसाब से अपनी संख्या उन्होंने रखी, किसी में ज़्यादा थी किसी में कम। दूसरा क्या था कि इसने केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों को बहुमत को बनाए रखा। तो ये जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सरकारी सदस्यों के बहुमत को यानी अंग्रेज़ों के बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों यानी भारतीयों के बहुमत रखने की छूट थी, रखना चाहें तो रख सकते थे। नेक्स्ट जो प्रावधान इन्होंने किया, दोनों स्तरों पर यानी केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद दोनों को उनके कार्यों को और बढ़ाया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने की उन्हें छूट दी गई और बजट पर संकल्प पारित कर सकते थे, इसकी भी उन्हें छूट प्रदान की गई। इसके अलावा पहली बार किसी भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। इसके अलावा और प्रावधान क्या था, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, उसमें किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्या आता है इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं इसलिए जानते हैं क्योंकि जो है वर्तमान में तत्कालीन जो भारत सचिव थे वो थे मॉन्टेग्यू और जो तत्कालीन भारत के वायसराय थे वो थे चेम्सफोर्ड। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किसको, भारत शासन अधिनियम को। तो क्या था कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने क्या घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। तो ये जो क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार है, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये है कि ब्रिटिश शासक की जो सरकार की नीति प्रशासन में इन्होंने क्या किया कि अभी हम क्या करेंगे, जो भी भारतीय हैं उनकी भागीदारी धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, स्वशासन संस्थाओं में भी धीरे धीरे भागीदारी बढ़ाएंगे, फिर जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के आंतरिक भाग के रूप में भारत उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील जो है अपना विकास कर सके, फिर हम भारतीयों की सरकार स्थापित करेंगे। तो जो है क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के बारे में उन्होंने बताया। इसमें कब बताया, 20 अगस्त 1947 को। तो 20 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। अगर हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसकी बात करें तो ये अधिनियम तो 1919 में आया था, लेकिन ये लागू कब से होता है, 1921 से लागू होता है। इसमें क्या विशेषताएं थीं, अब इसकी भी विशेषताएं जान लेते हैं। इसमें क्या किया गया, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम करने का प्रयास किया गया, मतलब कम किया गया। तो जो है आप जानते हैं इस समय भारत में जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया कि कुछ विषय केंद्र के पास दे दिए गए, कुछ विषय राज्य के पास दे दिए गए कि इसमें राज्य कानून बना सकता है और इसमें केंद्र कानून बना सकता है। इन्हें अपनी अपनी सूची के विषयों पर विधान बनाने यानी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। फिर राज्य सूची को यानी प्रांतीय सूची को क्या किया गया, प्रांतीय सूची को यानी प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया।
अब जो दो भागों में बांटा गया, तो इन्हें किन किन भागों में बांटा गया? इसमें दो भाग थे, एक आरक्षित विषय था, एक हस्तांतरित विषय था। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब इसमें क्या थे? ये जो आरक्षित विषय थे, इसमें क्या करते थे? आरक्षित विषय में जो प्रांतों का गवर्नर होता था वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। जो कार्यपालिका परिषद थी वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। तो आरक्षित विषयों पर किस प्रकार शासन किया जाता था? गवर्नर जो है अपनी कार्यपालिका परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहायता से शासन करता था। और ये जो कार्यपालिका परिषद थी वो क्या थी? वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। अब आते हैं हस्तांतरित विषयों पर। हस्तांतरित विषयों पर जो गवर्नर शासन करता था वो अपनी मंत्रियों की सहायता से इसमें शासन करता था। हस्तांतरित विषयों पर कानून बनाने का कार्य जो वगैरह था ये करता था, मंत्रियों की सहायता लेता था इस कार्य में। और मंत्री कौन थे? मंत्री जो थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी रहते थे, क्योंकि मंत्री परिषद जो है विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी। तो हस्तांतरित विषयों पर क्या होता था? गवर्नर मंत्रियों की सहायता से शासन करता था, और आरक्षित विषयों पर गवर्नर क्या करता था? कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। तो जो ये शासन की दोहरी व्यवस्था लागू की गई, इसे क्या कहा गया? इसे द्वैध शासन कहा गया। लेकिन ये जो व्यवस्था थी काफ़ी हद तक असफल ही रही। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रावधान क्या किया गया? पहली बार देश में द्विसदनीय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाईकैमरलिज्म, तो देख लीजिएगा इंग्लिश में, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की गई। तो द्विसदनीय व्यवस्था किस प्रकार होती है आप जानते हैं। जैसे भारत में संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो है व्यवस्था शुरू की गई। तो इसमें क्या किया गया? जो भारत का केंद्रीय विधान परिषद था उस समय, उसको दो भागों में बांटा गया, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन कौन था? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन था? लोकसभा। इसमें क्या हुआ? जो दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाना था या निर्वाचित किया जाता था, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके बाद क्या किया गया कि जो अगला प्रावधान किया गया, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना आवश्यक किया गया। तो अब जो है भारतीयों को क्रमिक विकास के तहत भारतीयों का जो है भागीदारी बढ़ा रहे थे। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से अब 3 का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। और इसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर, मतलब जो कमांडर इन चीफ रहता था, जिसे वायसराय ही कहा जाए क्योंकि शक्तियाँ उसी के पास थीं, तो कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो 6 सदस्य होते थे उनमें से 3 का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। इसके बाद इसमें क्या किया गया कि इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर शुरुआत कब की गई? मार्ले मिंटो सुधार में सबसे पहले मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन जो है शुरू किया गया। तो अब इसमें क्या किया गया? तो जो ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, इसमें क्या किया गया? इसमें सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी उसका और विस्तार किया गया। सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। इसके अलावा और क्या प्रावधान थे? इसमें क्या थे कि इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। तो इसमें लोगों को मताधिकार तो दिया गया लेकिन सबको नहीं दिया गया। इसने क्या किया? सीमित लोगों को मताधिकार दिया। किसके आधार पर? संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार दिया गया। इसके अलावा इसमें क्या किया गया? एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
कब किया गया एक लोक सेवा आयोग का गठन? 1926 में किया गया। यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में किया गया। किसके लिए गठन किया गया? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। अब इसकी जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिशों पर हुआ? प्रश्न सबसे पहले तो आपसे पहले ही पूरा कर लेते हैं, फिर बताते हैं प्रश्न। किस आयोग की सिफारिशों पर हुआ? ये ली आयोग जो 1923 और 24 में बनाया गया था, इसे हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं। इसकी सिफारिशों पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। फिर पूछा जाएगा कि किसके तहत किया गया, कौन से आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थी? तो ली आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थी। ली आयोग को हम रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी पूछा जाएगा कि जो है एक और क्वेश्चन बन सकता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि तो सीधे पूछा जाएगा कि ली आयोग किससे संबंधित है? तो हम बताएंगे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है या लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है ली आयोग। एक और पूछा जा सकता है कि ली आयोग कब ये बना था? तो 1923-24 में बना था। इसके अलावा जो और प्रावधान किए गए, इसमें प्रावधान किए गए कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का भी अधिकार दिया गया। तो प्रश्न किस प्रकार बनेगा कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों को बजट से अलग कब किया गया? तो हम बताएंगे जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत शासन अधिनियम 1919 है, उसके तहत जो है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और इसी के तहत राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अगर जो है जो 2-3 ऑप्शन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें पूछा जाएगा, जैसे प्रश्न किस प्रकार बन जाएगा, मान लीजिए भारत शासन अधिनियम, कहा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए। कह देंगे कि जो है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कहा जाएगा कि केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, तीसरा स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट ये। फिर तीसरा स्टेटमेंट कहा जाएगा कि इसमें जो है एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया इसके प्रावधान के तहत, और ये जो लोक सेवा आयोग के लिए सिफारिशें दी ये फ्रेजर आयोग ने दी। तो जो फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ये जो, तो पहले जो 2 हैं वो सही रहेंगे। क्या क्या जो है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा, ये सही रहेगा। दूसरा फिर सही रहेगा जो केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया पहली बार, ये भी सही रहेगा। तीसरा लोक सेवा आयोग का गठन तो किया गया लेकिन ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया, ना कि फ्रेजर आयोग की सिफारिशों पर। तो इस प्रकार से जो पहले 2 ऑप्शन रहेंगे वो सही हो जाएगा और तीसरा गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट इन्हीं में से बना लिए जाते हैं, कहीं अलग से नहीं आते, चाहे यूपीएससी के ही हो या फिर किसी यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस की जो हैं, इन्हीं में से सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे फैक्ट बेस्ड हों या कॉन्सेप्ट बेस्ड या स्टेटमेंट बेस्ड, सब इन्हीं से बनते हैं क्वेश्चन। तो इन्हें अच्छी तरीके से आप पढ़िए। और अब हम इसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, यानी जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं उसके द्वारा। सबसे पहले तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1921 में लागू हुआ। विशेषताएं क्या थीं? विशेषताएं थीं केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया और अलग अलग सूची बना दी गई केंद्रीय और प्रांतीय नाम से विषयों की, जिस पर अपनी अपनी सूची के विषयों पर केंद्र और प्रांत दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। दूसरा, प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय, ये आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से शासन करता था। दूसरा, हस्तांतरित विषय, इस पर गवर्नर जो है मंत्रियों की सहायता से शासन करता था और ये जो मंत्रियों की परिषद थी, मंत्री जो थे ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इसके अलावा
पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की गई। द्विसदनीय व्यवस्था के तहत भारतीय विधान परिषद जो थी केंद्रीय, उसे एक उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा के रूप में बांट दिया गया और दोनों सदनों के जो बहुसंख्यक सदस्य थे उन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। फिर क्या किया गया कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें जो कमांडर इन चीफ को छोड़कर 6 सदस्य थे, उनमें से 3 का भारतीय होना आवश्यक था। और फिर क्या किया गया कि सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली थी, जिसे पृथक निर्वाचन कहा जाए या सांप्रदायिक निर्वाचन कहा जाए, उसे बढ़ाया गया। मुस्लिमों से बढ़ाकर यहाँ पे किसको और ऐड किया गया? सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए विस्तारित किया गया। इसके अलावा इसमें जो मताधिकार दिया गया था इसके तहत वो सीमित संख्या में दिया गया था लोगों को, संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर दिया गया था, सबको नहीं दिया गया था। इसके अलावा ली आयोग की सिफारिशों के तहत 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जिसके द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती की जानी थी। इसके अलावा जो और प्रावधान था इसमें क्या था? पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इसके बाद आप जानते हैं फिर क्या होता है, इसमें ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें क्या बनाया गया था? इसमें बनाया गया था कि 10 वर्ष बाद एक जो है आयोग बनाया जाएगा जो ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है इसकी जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। लेकिन क्या करते हैं, साइमन आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार 2 वर्ष पूर्व ही कर देती है। ब्रिटिश सरकार ने साइमन आयोग का गठन कब किया? नवंबर 1927 में कर दिया, निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही कर देती है। और नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन कर देता है और उन्हें भारत भेजा जाता है। तो ये जो 7 तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि साइमन आयोग का गठन कब किया गया? तो नवंबर 1927 में किया गया। और कितने सदस्य थे इसमें सदस्य आप बताएंगे कि 7 सदस्यीय आयोग था। अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। और इसमें जो है एक फैक्ट और याद रखिएगा कि ये जो है साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ, ये भी पूछा जाएगा। तो आपको क्यों बताना है कि सभी दल इसलिए विरोध करते हैं साइमन कमीशन का क्योंकि जितने सदस्य थे इसमें 7 के 7 सदस्य सभी अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो सभी दलों के द्वारा इसका विरोध किया गया। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, आयोग भारत में आके अपनी सब जांच पड़ताल करता है और 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। रिपोर्ट में क्या ये देता है? रिपोर्ट में कहता है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत की संघ की स्थापना और जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की ये सिफारिश करता है। तो 1930 में रिपोर्ट कब रिपोर्ट देता है साइमन आयोग? 1930 में देता है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा कि साइमन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब दी गई? तो हम बताएंगे 1930 में दी गई। फिर इसी रिपोर्ट पर क्या करते हैं कि इसी जो आयोग की रिपोर्ट दी गई इस पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार क्या करती है, जो ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन करती है। 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब होते हैं? सबसे पहले तो जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं ये लंदन में किए जाते हैं 1930, 1931 और 1932 में ये 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन शामिल होता है? भारत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? तो महात्मा गांधी गए थे 1931 के दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए जो महात्मा गांधी है लंदन गए थे। फिर क्या करते हैं, जो है इसमें जो चर्चा होती है उसके तहत जो है संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया जाता है जिस पर ब्रिटिश संसद के सामने फिर उसे रखा जाता है। और क्या है, इस समिति की सिफारिशों को
कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया जाता है। तो अगला जो आएगा वो भारत परिषद अधिनियम आएगा 1935 का। लेकिन इसमें ही एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है कि अगस्त 1932 में क्या करते हैं, जो तत्कालीन ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड, वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा कर देते हैं जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए जो अलग निर्वाचन व्यवस्था थी, सबसे पहले निर्वाचन व्यवस्था मुस्लिमों के लिए किसमें दी गई, मार्ले मिंटो सुधार में। फिर किसमें इसका विस्तार किया गया, किसके लिए, जो आंग्ली भारतीय थे, सिख थे, ईसाई थे और यूरोपियों के लिए किसमें विस्तार किया गया, इसमें किया गया था 1917 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, इसमें विस्तार किया गया था। अब इसमें क्या किया गया, जो सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड जो था, इसमें क्या किया गया कि इसमें मुस्लिमों, सिख, ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के साथ साथ निर्वाचन व्यवस्था का इनके लिए विस्तार तो किया गया, इसके साथ ही इसमें दलितों को भी जोड़ दिया गया, यानी दलितों के लिए भी इसे विस्तारित कर दिया गया, यानी दलितों के लिए अब पृथक निर्वाचन व्यवस्था इसके तहत अंग्रेज़ों ने शुरू कर दी। इसमें क्या रहता है, इसमें जो है इसके जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई अंग्रेज़ों के द्वारा दलितों के लिए, इससे गांधी जी बहुत ही परेशान होते हैं और वो यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर देते हैं। फिर जो गांधी जी थे, कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच, दलित नेता कौन थे उस समय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रमुख नाम थे दलित नेताओं में, तो उनके बीच समझौता तो होता है जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो पूना समझौता कब होता है, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच यरवदा जेल पुणे में होता है। और जो महात्मा गांधी की तरफ से साइन किया था, ये पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किए गए। तो ये फैक्ट में पूछ लिया जाता है कि पूना समझौता कब हुआ था, तो हम बताएंगे 24 सितंबर 1932 को। किसके बीच हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, यरवदा जेल पुणे में। फिर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पूना समझौता हुआ था उसमें महात्मा गांधी की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए, तो हम बताएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसके तहत जो ये पूना समझौता होता है, उसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया जाता है और जो है दलितों के लिए अलग से जो है कुछ जो सीटें हैं उनका सीटों का आरक्षण कर दिया जाता है। सीटों का आरक्षण उनके लिए स्पेशल जो है आरक्षण दिया जाता है सीटों का निर्वाचन में। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं जो साइमन आयोग से है। साइमन आयोग कब आता है, नवंबर 1917 में इसका गठन होता है। 7 सदस्यीय आयोग था। सर थे जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए सभी दल विरोध करते हैं। अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश कर देता है। इसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, 1930, 31 और 32। तो 1931 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन थे उसमें महात्मा गांधी भाग लेने जाते हैं लंदन। फिर अगस्त 1932 में क्या करते हैं, जो ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड थे वो कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड लेकर आते हैं जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान जोड़ा जाता है। फिर ये जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान था उसके तहत क्या करते हैं, महात्मा गांधी अनशन शुरू कर देते हैं उसे समाप्त करने के लिए। फिर पूना समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। तो जो है दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था है उसे समाप्त कर दिया जाता है और दलितों के लिए जो विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सीटों की संख्या आरक्षित सीटों की संख्या है उन्हें बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 जिसे कहा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
तो इसके तहत क्या प्रावधान किए गए, इसके तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। जो प्रांतों में जो अभी तक द्वैध शासन व्यवस्था थी उनको समाप्त करके प्रांतों में जो है प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। जो विशेषता है भारत शासन अधिनियम की सबसे पहली कि प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ, प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त करके। फिर क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। फिर इन्होंने इसमें प्रावधान किया गया कि केंद्र में जो है द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया जाए और संघीय विषयों को आरक्षित तथा स्थानांतरित विषयों पर बांटा गया। लेकिन जो है ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इन्होंने क्या सोचा था कि द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में समाप्त कर दी गई, अब केंद्र में उसी आधार पर लगाते हैं, इसलिए इन्होंने संघीय विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों पर बांटा, लेकिन ये प्रावधान लागू नहीं हो सका। इसके अलावा इसमें जो है पहली बार जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान भी किया गया और इसमें जो है शक्तियों को इसी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया। 3 सूचियां बनाई गई, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59 विषय दिए गए, राज्य सूची में 54 विषय दिए गए और समवर्ती सूची में 36 विषय दिए गए। लेकिन ये जो है और हाँ, इसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ रहती हैं वो वायसराय के हाथ में दी गई। तो जो संघीय सूची में रहता है संघ कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य बना सकता है और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वायसराय के हाथ में दे दी गई। लेकिन ये जो संघीय व्यवस्था है ये भी देश में कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई, क्योंकि देसी रियासतों को इस व्यवस्था से ऐतराज़ था और इसलिए उन्होंने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया इसमें। इसके अलावा जो प्रावधान किए गए कि इस अधिनियम ने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। अब कौन कौन से 6 राज्य थे जिनमें ये द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की? द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है जैसे विधानसभा और विधान परिषद होती है, 2 सदन होते हैं, वैसे ही इसमें द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 11 राज्य थे, उनमें 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। 6 कौन कौन से राज्य थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इन 6 राज्यों में क्या किया गया? द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या है? विधानसभा और विधान परिषद राज्यों में शुरू की गई। इसके अलावा क्या किया गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार और किया गया। अब जो है ये दलितों महिलाओं और मजदूर वर्गों को इसमें शामिल किया गया। तो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था थी उसका विस्तार करके इसमें दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्गों को भी शामिल कर दिया गया। अगला जो प्रावधान किया गया कि जो है भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा जो स्थापित किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1858 को इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया और जो है मताधिकार का विस्तार करते हुए लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। उसमें क्या किया गया था? जो 1919 का जो आया था प्रावधान, उसमें सीमित मताधिकार दिया गया था लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर। भारत शासन अधिनियम 1919 में यानी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में जो सीमित मताधिकार दिया गया था, मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता है। और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, RBI की स्थापना होती है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है और जो है संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी इसमें किया जाता है भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसमें क्या हुआ? प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? केंद्रों में द्वैध शासन लाने की कोशिश की जाती है। जो संघीय विषय थे उन्हें आरक्षित और हस्तांतरित विषय में
बांटा गया। फिर सोच रहे थे कि इसमें द्वैध शासन प्रणाली लगाएंगे, लेकिन ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाता। फिर क्या करते हैं कि ये भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान करते हैं। जो शक्तियों का बंटवारा किया जाता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया जाता है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वायसराय को दी जाती हैं, लेकिन ये व्यवस्था भी अस्तित्व में नहीं आ पाती क्योंकि देशी रियासतें इसमें शामिल होने से इनकार कर देती हैं। और जो अगला प्रावधान था, इस अधिनियम ने 11 राज्यों में से 6 राज्य कौन कौन से थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, इनमें क्या करते हैं? द्विसदनीय व्यवस्था की प्रारंभ कर दिया जाता है, यानी विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया जाता है। इसके बाद जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था थी उसका विस्तार करके महिलाओं, दलितों और मजदूर वर्गों को भी शामिल कर लिया जाता है। इसमें भारत शासन अधिनियम जो था 1858 को, उसको पूरी तरीके से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है इसके द्वारा। और इसमें जो मताधिकार का विस्तार है लगभग 10% जनसंख्या को दे दिया जाता है, कि मतलब 10% जनसंख्या के पास मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। संघीय न्यायालय 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांत सेवा आयोग और एक या एक से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी इसमें स्थापना की जाती है। इसके तहत प्रावधान किया जाता है। तो ये जो था, ये भारत शासन अधिनियम जो है पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये क्या कहलाएगा इंग्लिश में? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1946। तो 20 फरवरी 1947 को जो तत्कालीन ब्रिटिश पीएम थे क्लीमेंट एटली, वो घोषणा करते हैं कि हम 30 जून 1948 तक 29 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो सत्ता है उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी, मतलब जो उस समय उत्तरदायी सरकार चला रहे होंगे उनके हाथ में हम सौंप देंगे सत्ता। और 30 जून 1948 तक ऐसा कर लिया जाएगा। 20 फरवरी को ये जो है घोषणा करते हैं कौन? ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली। फिर क्या होता है? 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन एक विभाजन की योजना पेश करते हैं जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकार कर लेते हैं। इस योजना में क्या था? इसमें 2 जो देश बनाने की बात की गई कि विभाजित करके 2 देश बना दिए जाएंगे। तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इस योजना को स्वीकार कर लेते हैं। फिर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता जो अध्यादेश था इसे पेश किया जाता है। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश जो संसद है या ब्रिटिश राजशाही कही जाए, वो इसे पास कर देती है, यानी इसकी संस्तुति दे देती है। फिर ये जो अधिनियम है इसी को क्या करते हैं? माउंटबेटन जो योजना है इसी को हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से इसे लागू कर दिया जाता है। कब से? 15 अगस्त 1947 से ये लागू हो जाता है, जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था इसकी क्या क्या विशेषताएं रहती हैं? इसमें विशेषताएं जो थीं, इसमें 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज्य समाप्त करके भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। और दूसरी जो थी, भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन कर दिया जाएगा, जिसमें दोनों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। इसके अलावा इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों को गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। तो भारत के जो गवर्नर जनरल बनते हैं स्वतंत्रता के बाद, कौन बनते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। फिर नेक्स्ट प्रावधान जो किया गया, दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने की शक्ति दी गई। मतलब दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभाएं थीं और वो अपना अलग अलग जो है संविधान बना सकते थे। अब क्या किया गया? जो भारत राज्य सचिव का पद था उसे समाप्त करके यहाँ पर राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव के पास सारी शक्तियाँ स्थानांतरित कर दी जाती हैं।
फिर जो है जो लगभग 562 रियासतें थीं उस समय भारत जब स्वतंत्र हुआ, उनको ये छूट दी गई कि वो चाहें तो भारत डोमिनियन में शामिल हों, पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हों, या फिर वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो सरदार वल्लभ भाई के पटेल के जो प्रयास थे, 562 में से लगभग 559 रियासतें जो हैं भारतीय डोमेन में शामिल हो गई थी, जो भारत देश है उसमें शामिल हो गई थी, लेकिन जूनागढ़, कश्मीर और जो है हैदराबाद शामिल नहीं हुई थी। तो कश्मीर को क्या है, विलय पत्र के माध्यम से शामिल किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से, और जो है हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, उसके तहत शामिल किया गया। तो और फिर जो है लॉर्ड माउंटबेटन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, और जो जवाहरलाल नेहरू है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो जाता है, और 2 देश बनते हैं, डोमिनियन देश कहा जाएगा उन्हें, भारत और पाकिस्तान, और जो है सत्ता उन दोनों को स्थानांतरित कर दी जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के, और भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं, और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, लियाकत अली खान। तो अब इसे एक बार और देख लेते हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 का रिवीजन कर लेते हैं, फिर ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद कल अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित, उनकी जो भी प्रश्न रहेंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था, 20 फरवरी को ये जो ब्रिटिश पीएम थे, तत्कालीन पीएम क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 को भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी और ब्रिटिश शासन का भारत से अंत हो जाएगा। फिर 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन एक योजना प्रस्तुत करते हैं, जिसे माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। इसमें भारत के विभाजन की पेशकश की गई थी, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकार कर लेते हैं। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को पेश किया जाता है। 18 जुलाई को राजशाही से इसे मंजूरी मिल जाती है, और ये अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से। इसमें विशेषताएं क्या थीं, भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राष्ट्र डोमिनियन स्टेट्स के रूप में भारत और पाकिस्तान का सृजन कर दिया जाएगा। दोनों को ब्रिटिश मंडल से अलग होने की स्वतंत्रता भी दी जाएगी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया। दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने की शक्ति दी गई। भारत सचिव का पद समाप्त कर राष्ट्रमंडल जो सचिव था उसके शक्तियां उसके पास स्थानांतरित कर दी गई। 562 भारतीय रियासतों को छूट दी गई कि या तो वे भारत के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया था। ये हमने आपको बता दिया था। और भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया, ये भी बता दिया। राष्ट्रमंडल सचिव के रूप में स्थानांतरित कर दिया। 562 रियासतों के बारे में भी बता दिया। इसके अलावा क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले पीएम बनते हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत होता है और 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। तो भारत के हमने बता दिए प्रथम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे लियाकत अली खान, और मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बनाया जाता है, गवर्नर जनरल बनाया जाता है।
और जो भारत में 1946 में संविधान सभा बनी थी वो उसे स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद हम अंतरिम सरकार के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में कि 1946 में अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें कौन सा विभाग किसके पास था। फिर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ही, कौन सा विभाग किसके पास था स्वतंत्र भारत होने के बाद। इसके अलावा कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। और आप हमारे साथ जुड़कर पूरी तरह पॉलिटी की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आपके लिए पॉलिटी लेकर आ रहे हैं और फिर हम आपके लिए जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री के भी लेक्चर शुरू करेंगे। हालांकि हमने प्राचीन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता तक लेक्चर पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी उसे रोक के मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो अभी पॉलिटी चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री जल्दी शुरू कर देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बताइए इस चैनल के बारे में, उन्हें रिकमेंड भी करिए। आपका जो भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। आप हमारे यूट्यूब चैनल में शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। आपको क्विज से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनके हमने शॉर्ट्स के रूप में उन्हें डाल रखा है, आप देख सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, निःशुल्क PDF उपलब्ध रहेगी ये जो लेक्चर रहेंगे उसके, और जो भी क्विज वगैरह कराए जाएंगे उसके। पेट का क्विज भी हम आपको करा रहे हैं, अभी तक केवल 2 ही क्विज कराए हैं, आज तीसरा क्विज अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी कुछ आपके लिए पड़ी हुई है। स्टैटिक GK के भी कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, हिंदी के भी कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, हिंदी क्लासेस के, आप उन सभी को जाकर देख सकते हैं। UP स्पेशल कुछ भी दिए हुए हैं, GK स्पेशल कुछ भी दिए हुए हैं, आप उन सभी को जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर यूट्यूब चैनल के सेक्शन पर जाकर कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले हमने काफ़ी कुछ डाले थे, उसके बाद अभी हम फिर से शुरू करते हैं। कल से हमने कुछ प्रश्न डाले हैं, आगे और भी डालेंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको शॉर्ट्स के रील्स के माध्यम से आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं, GK क्विज होते हैं, हम आपके लिए डालते रहते हैं। तो आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इन सभी की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।